अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक मिसाल लेते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है, कई भाई बहन, सबके अपने अपने बच्चे, अपने अपने घर। अब ये सब लोग एक साथ शांति से कैसे रहेंगे? जाहिर है कुछ नियम कायदे होंगे, कोई बड़ा बुजुर्ग होगा जो झगड़े सुलझाएगा और आपस में लेन देन के तरीके तय होंगे। भारत अपने इतने सारे राज्यों के साथ कुछ कुछ ऐसे ही एक विशाल परिवार जैसा है। आज हम इसी परिवार के नियमों की किताब यानी भारत के संविधान के उन पन्नों को पलट रहे हैं जो ये तय करते हैं कि ये राज्य रूपी भाई बहन एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे। ये वो नियम है जो आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे संविधान और उससे जुड़े कानूनों की ही बात करते हैं। तो चलिए आज इसी पर गहरी चर्चा करते हैं। मजबूत होगा जब राज्य आपस में भी मिलजुल कर रहे, और हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया था। उन्होंने इसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया है। आज हमारी बातचीत के मुख्य पड़ाव होंगे राज्यों के बीच पानी को लेकर होने वाले सबसे तीखे विवाद, फिर बातचीत और सुलह के लिए बनी परिषदें, कैसे एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में बिना रोक टोक बिक सकता है, और कैसे एक राज्य के कानून और अदालती फैसले दूसरे राज्यों में माने जाते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। और शुरुआत उस मुद्दे से जो हमेशा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है और शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक भी है, पानी के विवाद। नदियां तो किसी राज्य की सरहद देखकर नहीं बहती, तो जब दो राज्य एक ही नदी के पानी के लिए आपस में भिड़ जाते हैं तब क्या होता है? ये तो परिवार में पुश्तैनी कुएं पर हुए झगड़े जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह से बहुत संवेदनशील होते हैं, और यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 262 सामने आता है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि संविधान बनाने वालों ने ये समझा कि पानी के विवाद सिर्फ कानूनी नहीं होते, इनमें भूगोल, इंजीनियरिंग, खेती-बाड़ी और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी होती है। इसलिए इस अनुच्छेद ने संसद को ये अनोखी ताकत दी कि वो इन विवादों को सुलझाने के लिए एक अलग न्यायिक व्यवस्था बना सकती है। एक मिनट, अलग न्यायिक व्यवस्था मतलब रेगुलर कोर्ट नहीं। और मैंने सुना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी दखल नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों किया गया? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा नहीं था? नहीं, ये सवाल बहुत वाजिब है। बात भरोसे की नहीं बल्कि विशेषज्ञता की है। सोचिए, एक जज को ये कैसे पता चलेगा कि किसी बांध से कितना पानी छोड़ना है, या मॉनसून कमजोर होने पर किस राज्य को कितने पानी की जरूरत है? इसके लिए हाइड्रोलॉजिस्ट, इंजीनियर और कृषि वैज्ञानिक चाहिए। इसीलिए संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया। इसके तहत जब कोई राज्य केंद्र सरकार से शिकायत करता है तो एक अस्थायी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जिसमें विशेषज्ञ होते हैं। और हाँ, इस अधिनियम में साफ लिखा है कि न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई और अदालत इस मामले में दखल देगी। ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी और सबके लिए बाध्यकारी माना जाएगा। वाह, तो मतलब इसके लिए एक पूरी तरह से अलग सिस्टम ही बना दिया गया। क्या इसके कुछ असली उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकें कि ये काम कैसे करता है? उदाहरण तो बहुत है, और वो दिखाते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल हो सकती है। सबसे मशहूर है कावेरी जल विवाद। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच था। 1990 में ट्राइब्यूनल बना और इसका अंतिम फैसला आते आते सालों लग गए। ये विवाद मुख्य रूप से इस बात पर था कि जब मॉनसून कमजोर हो तो पानी का बंटवारा कैसे होगा। किसानों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था। हाँ, मैंने कावेरी विवाद के बारे में सुना है। अक्सर हिंसा और बंद की खबरें आती थी। बिल्कुल। फिर एक और बड़ा उदाहरण है नर्मदा जल विवाद, जो 1969 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच शुरू हुआ। इसमें सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई जैसे मुद्दे शामिल थे, और ये सिलसिला आज भी जारी है। 2018 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी के पानी को लेके एक नया ट्राइब्यूनल बनाया गया। तो ये दिखाता है कि ये एक जीवित और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो हो गई झगड़ा सुलझाने की बात। मतलब जब परिवार में बर्तन खड़कने लगे तो वकीलों और जजों को बुला लिया। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि परिवार के लोग साथ बैठें और बात करें ताकि झगड़े की नौबत ही ना आए? एक तरह का प्रोएक्टिव मैकेनिज्म। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो है संविधान का अनुच्छेद 263, जिसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। अगर जल विवाद ट्रिब्यूनल
परिवार के वकीलों की तरह है, तो ये अंतर्राज्यीय परिषद परिवार के बड़े बुजुर्गों की पंचायत की तरह है। यहाँ सब साथ बैठकर बात करते हैं। परिवार के बुजुर्गों की पंचायत, ये सादृश्य तो बढ़िया है। तो ये पंचायत करती क्या है? क्या इसके फैसले सबको मानने पड़ते हैं? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकियां हैं। इस परिषद की भूमिका पूरी तरह से सलाहकारी है। सलाहकारी? हाँ, यानी ये पंचायत कोई सजा नहीं सुनाती, बल्कि सलाह देती है, आम सहमति बनाने की कोशिश करती है। इसका मकसद ऐसे विषयों पर चर्चा करना है जिनमें सभी राज्यों या केंद्र और राज्यों के साझा हित हों। ये एक ऐसा मंच है जहां प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर बैठकर बात करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली मंच लगता है। लेकिन अगर ये इतना जरूरी था, तो क्या ये संविधान लागू होने के दिन से ही काम कर रहा है? नहीं, और यही इसकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। संविधान में इसका प्रावधान तो 1950 से था, लेकिन इसे बनाया नहीं गया। दशकों तक ये सिर्फ किताब में ही रहा। फिर केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए बने सरकारिया आयोग, मतलब 1983-88 में उसने पुरजोर सिफारिश की कि इस परिषद का गठन किया जाना चाहिए। और आखिरकार 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसे स्थापित किया। 1990 में? हाँ, मतलब हमारे संविधान की इस खासियत को हकीकत बनने में 40 साल लग गए। 40 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। अच्छा, आपने कहा कि इसकी भूमिका सलाहकारी है, तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर इसकी सलाह मानने के लिए कोई मजबूर नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक चाय पानी की मीटिंग बनकर नहीं रह जाती, जहां सब मिलते हैं, बातें करते हैं और घर चले जाते हैं? इसका असल में कोई असर होता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है। देखिए, कागज पर ये सलाहकारी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्री एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर सहमत होते हैं, तो उस सहमति का एक राजनीतिक वजन होता है। उसे नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है। इसका मकसद टकराव को टालना और सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को बढ़ावा देना है। इसे मजबूत करने के लिए 1996 में एक स्थायी समिति भी बनाई गई, जो परिषद की बैठक से पहले मुद्दों पर होमवर्क करती है, ताकि चर्चा ज्यादा सार्थक हो सके। समझ गया। तो ये बड़े बड़े टकराव और सहयोग की बात हुई, लेकिन किसी देश को जो चीज असल में एक साथ जोड़ कर रखती है, वो तो रोजमर्रा का लेन देन है ना? व्यापार, कानून, आम आदमी की जिंदगी तो इन्हीं से चलती है। क्या एक राज्य दूसरे राज्य के व्यापार में अड़ंगा डाल सकता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और संविधान ने इसका भी पूरा इंतजाम किया है। संविधान का भाग 13, खासकर अनुच्छेद 301 से 307 इसी के लिए है। अनुच्छेद 301 साफ कहता है कि पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल की पूरी आजादी होगी। पूरी आजादी? हाँ, इसका लक्ष्य भारत को एक साझा बाजार बनाना था। जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, वैसे ही भारत के राज्य आपस में एक आर्थिक यूनियन की तरह काम करें। कोई राज्य अपने बॉर्डर पर चुंगी लगाकर दूसरे राज्य से आने वाले सामान को रोक नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी अपना सामान, मान लीजिए महाराष्ट्र के गोदाम से उत्तर प्रदेश भेज रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर सिर्फ इसलिए कोई खास एंट्री टैक्स नहीं लगा सकती क्योंकि वो सामान बाहर से आ रहा है। एकदम सही समझा आपने, यही इसका असली मतलब है। हाँ, कुछ अपवाद हैं। संसद जनहित में कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित दायरे में। जैसे जन स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए। मान लीजिए किसी राज्य में बर्ड फ्लू फैला है, तो दूसरा राज्य वहां से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों पर अस्थायी रोक लगा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी कानून लाने से पहले राज्य को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है। और इसका मूल सिद्धांत क्या है, मतलब कोर प्रिंसिपल? मूल सिद्धांत है भेदभाव न करना। कोई भी राज्य बाहर से आए माल पर उतना ही टैक्स लगा सकता है जितना वो अपने यहाँ बने वैसे ही माल पर लगाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उत्तर प्रदेश में बनी साइकिल पर 5% टैक्स लगाएं और बिहार से आई साइकिल पर 15%। अच्छा। इसका मकसद यही है कि पूरा देश एक आर्थिक इकाई बना रहे। ठीक है, ये तो व्यापार की बात हुई। अब कानूनी मोर्चे पर आते हैं। मान लीजिए पंजाब की एक अदालत ने किसी प्रॉपर्टी विवाद में फैसला सुनाया, तो क्या उस फैसले को केरल में भी लागू करवाया जा सकता है, या फिर वहां की अदालत कहेगी कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है? इसके लिए भी संविधान में एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है
जिसे फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज कहते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक राज्य के सार्वजनिक दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और अदालती कार्यवाहियों को दूसरे सभी राज्यों में पूरी इज्जत और मान्यता दी जाएगी। तो आपके उदाहरण में पंजाब की दीवानी अदालत का फैसला केरल में भी उतना ही मान्य होगा और उसे लागू किया जा सकता है। अच्छा, ये देश को कानूनी तौर पर एक साथ जोड़ता है। लेकिन क्या ये हर तरह के मामलों पर लागू होता है? नहीं, यहाँ एक अहम फर्क है। ये नियम मुख्य रूप से दीवानी यानी सिविल मामलों पर लागू होता है। जैसे प्रॉपर्टी, शादी, तलाक या कॉन्ट्रैक्ट के विवाद। हाँ। ये फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपराधिक कानून पूरे देश के लिए ज्यादातर एक जैसे हैं। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और अपराध की जांच और मुकदमा उसी राज्य की पुलिस और अदालत करती है जहां अपराध हुआ हो। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर ये बन रही है कि हमारे पास झगड़े सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत के लिए इंटरस्टेट काउंसिल है और पूरे देश में व्यापार और कानून को एक जैसा रखने के लिए नियम है। ये तो पूरे परिवार की बात हो गई, लेकिन क्या परिवार के भीतर छोटे छोटे गुटों या कहें कि पड़ोसियों के आपस में बात करने का भी कोई इंतजाम है? जैसे सिर्फ दक्षिण के राज्य या सिर्फ पूरब के राज्य मिलकर अपने साझा मुद्दों पर काम करें? ठीक यही भूमिका क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स की है। ये एक और मजेदार हिस्सा है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संविधान में नहीं था। हाँ। इनका जिक्र सीधे संविधान में नहीं था। इन्हें बाद में संसद के एक कानून राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जरिए बनाया गया। अरे ये तो वही कानून है जिसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही तरीके से समझा। यही संवैधानिक और वैधानिक निकाय में फर्क है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में बांटा: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, और हर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। तो इन परिषदों में कौन होता है और इनका अध्यक्ष कौन होता है? इनकी बनावट भी बहुत सोची समझी है। देश के गृह मंत्री इन सभी 5 परिषदों के कॉमन चेयरमैन होते हैं। अच्छा, गृह मंत्री। हाँ, ये केंद्र की एक संयोजक की भूमिका को दिखाता है और उस क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक साल के लिए बारी बारी से उपाध्यक्ष बनते हैं। इनका मकसद है आर्थिक और सामाजिक योजना, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक या अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग की भावना को बढ़ाना। क्या इन परिषदों की वजह से सच में कोई बड़े मसले हल हुए हैं या ये भी सलाहकारी हैं? हाँ, ये भी सलाहकारी ही है, लेकिन ये बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। कई बार 2 राज्यों के बीच सीमा पर छोटे मोटे विवाद होते हैं जो इन परिषदों की बैठकों में बातचीत से ही सुलझ जाते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी औपचारिकताओं से हटकर खुलकर बात कर सकते हैं। और यहाँ एक खास मामला पूर्वोत्तर का भी है। वहाँ की अनूठी जरूरतों को देखते हुए 1971 में एक अलग कानून से पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और बाद में सिक्किम को भी शामिल किया गया। ये दिखाता है कि हमारा ढांचा जरूरत के हिसाब से ढल सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक बहुत स्तरीय प्रणाली है। झगड़ों के लिए सख्त कानूनी ढांचे हैं और सहयोग के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत के मंच हैं। ये तो एक बहुत ही पेचीदा और सोची समझी मशीनरी लगती है जिसे इतने बड़े और विविधता भरे परिवार को एक साथ चलाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये सख्ती और नरमी यानी कानूनी बाध्यता और राजनीतिक सहयोग के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। ये सिस्टम मानता है कि परिवार में विवाद तो होंगे ही, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए एक तय रास्ता देता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये लगातार बातचीत के जरिए उन विवादों को पैदा होने से रोकने की भी कोशिश करता है। ये हमारे संघवाद की समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ये परिषदें, ये कानून, ये ट्रिब्यूनल, लेकिन जैसे जैसे ये संरचनाएं 50-60 साल पुरानी होती जा रही हैं, एक सवाल सोचने लायक है। आज के दौर में जहां इंटरनेट से संचार बिजली की रफ्तार से होता है, आर्थिक चुनौतियां कहीं ज्यादा जटिल हैं और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं जहां राज्यों को पहले से कहीं ज्यादा सहयोग की जरूरत है, तो क्या 20वीं सदी में बने ये तंत्र आज भी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, या हमें 21वीं सदी में इस परिवार को एक साथ काम करने के लिए कुछ नए, ज्यादा गतिशील और आधुनिक तरीकों की जरूरत है?